हेलो 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 स्टूडेंट्स, फाइनली समय आ चुका है। एफकैट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई 2025 है और हमें जो है ये फॉर्म जो है जल्द से जल्द भरना चाहिए। इसलिए आज ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई है डिटेल में, क्योंकि पूरा जो डॉक्यूमेंट है नोटिफिकेशन का दैट इज 63 पेज डॉक्यूमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे एग्जाम के लिए, हमारे प्रिपरेशन के लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज इसको हाईलाइट करेंगे, थोड़ा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो हमसे। छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। नोटिफिकेशन तो ये है हमारा इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में करीबन ये 63 पेज का डॉक्यूमेंट है। देखिए ऑलरेडी एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 02 जून 2025 ऑलरेडी ओपन है और इसका जो एप्लीकेशन आपको करना है careerindianairforce.cdac.in या फिर fcat.cdac.in, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको जो है लॉग इन करना है एंड देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ और फिर आपको जो है अपना फॉर्म भर के रजिस्टर करना है। अब देखिएगा यहाँ पे दिया गया है एग्जाम कब कब है और किस चीज के लिए एग्जाम है। पहले तो इंडियन एयरफोर्स के लिए है। इनवाइट किसको किया? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स, मेन एंड वुमेन बोथ, दोनों के लिए है। इसमें फ्लाइंग ब्रांच भी है, इसमें ग्राउंड ड्यूटी भी है। ग्राउंड ड्यूटी में फ्लाइंग यानी एयरक्राफ्ट चलाएंगे, ग्राउंड ड्यूटी यानी क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट चलता है तो बहुत सारे लोग उसको एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, उसको हवा में रखने के लिए बहुत सारे लोग ग्राउंड में काम करते हैं। सो देयर इज अ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच दैट वी हैव ग्राउंड ड्यूटी में। उसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज है। और एफकैट एग्जामिनेशन कब कब कंडक्ट होगी? तो 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में, करीबन जून जुलाई मैंने 2.5 महीने के आसपास थोड़ा सा जो है हमारे पास में समय रहेगा हमारे प्रिपरेशन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है ब्रांच वाइज। देखो फ्लाइंग के लिए बहुत कम वैकेंसीज है, मेन और वुमेन, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी यू विल मैंने 14 साल की नौकरी आपको करने मिलेगी। परमानेंट कमीशन यानी यू विल स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन टिल यू गेट रिटायर। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज परमानेंट कमीशन एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंट्री की बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ सीट्स। देखो मेन के लिए 85, 38, 23, 10 एंड देन वी हैव ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए वी हैव सो मेनी सीट्स आर देयर दैट यू कैन सी। एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए भी डायरेक्ट एंट्री है। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर एफकैट एंट्री, सो दैट ऑल्सो यू कैन सी। टाइप ऑफ कमीशन, जैसे मैंने कहा था, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है। देयर इज नो परमानेंट कमीशन इन दिस एग्जाम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट सर्विस कमीशन इज द सर्विस ओनली फॉर 14 ईयर्स, बट इसमें भी कैच है, अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी परमानेंट कमीशन किया जा सकता है, उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए जहां तक फ्लाइंग ब्रांच की बात है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल के लिए, इट इज फॉर 14 ईयर्स, है ना। इट इज फॉर 14 ईयर्स, ओके। एंड अगर हम, पता नहीं चल नहीं रहा, ओके, इट इज फॉर 14 ईयर्स। एंड अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, टेक्निकल एंट्री नॉन टेक्निकल एंट्री के बारे में, तो इट इज ओनली फॉर 10 ईयर्स। और फिर बेस्ड ऑन भैया क्या सर्विसेज की, सर्विस का रिक्वायरमेंट है या अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी अवेलेबल है क्या, आपका विलिंगनेस है क्या आपको कंटिन्यू करने के लिए, और सुटेबिलिटी है क्या, और आप में मेरिट है क्या, इन सब चीज का आधार देख के आपकी सर्विस जो है वो आगे एक्सटेंड की जाती है। एंड देन वी हैव परमानेंट कमीशन, परमानेंट कमीशन दी जाती है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें होती है। ये पहले तो 10 साल का, फिर 4 साल होगा, फिर 4 साल के बाद में फिर परमानेंट कमीशन में तब्दीली होगी ग्राउंड ड्यूटी की, है ना। और जबकि फ्लाइंग ब्रांच में आपको ऑलरेडी 14 साल की सर्विस है, एक्सटेंडेड अगर आपको विलिंगनेस है कि एक्सटेंड करना है, सुटेबिलिटी है, मेरिट में भी आप आ रहे हो, वैकेंसी भी अवेलेबल है, तो देन आप जो है सीधा परमानेंट, यू विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। Now there is short service SSC officers are not entitled for grant, भैया पेंशन नहीं है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकेट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आते हैं, वही लोग जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो डेट का क्राइटेरिया बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए इट इज फॉर 20 to 26 ईयर्स। देखो फ्लाइंग ब्रांच के लिए इट इज 20 to 24 ईयर्स, आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 साल के बीच में, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से 26 साल के लिए। अगेन यहाँ पे जो है डेट जो है वो दी गई है कि किसके बीच में आपका जो है एग्जाम होना चाहिए, सॉरी आपकी एज होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी जो है एज, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मैरिटल, भैया मैरिड नहीं होना चाहिए, और ट्रेनिंग जब चलेगा तब भी आपको मैरिज नहीं करना है, ये अर्थ है। अगर ऐसा करोगे तो देन यू विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे और एकेडमी से छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ फाइनल एक्सेप्ट की जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत लोग, उसमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। तो इस पे गलती नहीं करना है। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे 5 दिसंबर लिखा था और कुछ पे 4 दिसंबर हुआ था। ऐसी ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तब। तो आपको ध्यान में होना चाहिए जो आपकी 10th सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही फाइनल डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट की जाएगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद में बाकी सारे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है हॉरोस्कोप, एफिडेविट, है ना, ये सब, ठीक है। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज लाइक दीज विल बी एक्सेप्टेड। इसके बाद हाँ, यस, नो कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर while entering their date of birth. If on verification and any subsequent stage variation is found with the date of birth from the one entered in their matriculation or equivalent examination certificate, भैया आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के साथ में छेड़खानी करेंगे तो। ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 50% चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 लेवल, ठीक है। 10th माने 12th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, और बाद में ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% इज ओके। अगर बीटेक कर रहे हैं तो फिर से 4 ईयर कोर्स है, तो अगेन यू नीड टू हैव मिनिमम 60% मार्क्स। एक भी परसेंट मार्क कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। और बाकी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं तो अगेन 60%, ठीक है। अगर कोई अगर चाहिए तो ठीक है, 60% इज रिक्वायर्ड। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, AEL इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। अगर 4 डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी लाइक 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको। और बाकी ये बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं, कौन कौन से, आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, आपके लिस्ट के हिसाब से आप इसमें बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। बहुत सारे मैंने अलग अलग ब्रांचेस दी हुई है। एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच
इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं, सेम क्राइटेरिया है 10+2 फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए 50% कम से कम, और ग्रेजुएशन में कम से कम 60 मार्क्स 60% होने चाहिए, है ना। 50% 10th एंड 12th में और 60% जो है अपना ग्रेजुएशन के वक्त में। सेम यहाँ पे भी है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल 50% मार्क्स मैथ्स फिजिक्स 10+2, मैंने 12th में आपको 50% मार्क्स and then 60% marks in degree, in whatever degree that you have, 3-year degree है, 4-year degree है, 60% marks, ठीक है। बाकी इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया लगभग, बस कुछ जगह पे जैसे अकाउंट्स है तो आप देख लीजिए, अकाउंट्स में पर्टिकुलर डिग्रीज मांगी जाती है, जैसे बीकॉम डिग्री मांगी जाएगी, बीबीए मांगी जाएगी, ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज मांगा जाएगा। तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक, मैंने हर ब्रांच के लिए, अभी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक है तो ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अकाउंट्स ब्रांच के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ना, जिस कोर्स के लिए पीजी का कोर्स दे रहे हैं उसके लिए। मेट्रोलॉजी के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से किसके लिए आप कर सकते हैं। Yes, and one seat is reserved for law qualified candidates in ground duty non-technical branches, and candidate may get employed on legal duties for IAF after commissioning. तो ये भी एक है, ठीक है। ओके, CGPA को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि आप 60% में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए भी प्रावधान है, ठीक है। इफ यू आर येट टू पास योर फाइनल ईयर डिग्री एग्जाम, व्हाट यू कैन डू, कैन यू अपीयर फॉर द एग्जाम? तो यस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द लास्ट सेमेस्टर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। रिजल्ट्स हैव टू बी डिक्लेयर अप टू द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, माने जब तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन होने तक, यानी जनरली ऐसा होता है कि SSB देने के लिए चले जाते हैं, और SSB देने के बाद में ज्वाइनिंग के पहले आपको डॉक्यूमेंट जो आपके सबमिट करने होते हैं, अगर आप पास होते हैं या फेल होते हैं या जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये प्रावधान है। बहुत सारे लोग अभी जैसे 4 ईयर प्रोग्राम है इंजीनियरिंग का, तो 3rd ईयर खत्म होने के बाद ही, मैंने 7th सेमेस्टर हो गया, अप्लाई कर देते हैं, और आपका 4th सेमेस्टर होने से पहले ही जो है आप जो है प्रोसेस में लग जाते हैं, क्योंकि पूरे प्रोसेस को 6 से 8 महीना लग ही जाता है। मैंने नोटिफिकेशन आना, एग्जाम देना, एग्जाम के बाद में आपका SSB आना, तो 6 से 8 महीने का समय तो होता ही, और उसके बाद में आपके कोर्स को ज्वाइन करना, तो उतने समय तक कि आपका अगर रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव है तो समय बच जाता है। रिकमेंड होकर हो गए तो यू इमीडिएटली ज्वाइन after your exam is done, after you pass your course। फ्लाइंग ब्रांच वगैरह तो ठीक है। देखो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये यार कहाँ पे लॉगिन करते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है, लॉगिन कैसे किया जाता है ना। पहले तो आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में आपको ये पूरा डिटेल फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ जाएगी। अगर तकलीफ जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, यू कैन रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन हियर, और एल्स यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज ऑन द सेम वीडियो, है ना, एंड सेंड मी योर नंबर, या आई विल शेयर योर नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा हुआ है। You can just send me message and I'll just get back to you and I will solve your queries, help you to fill up your form, ठीक है। Then yes, यहाँ पे तो दिया हुआ है एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड करीबन 7 अगस्त, 15 दिन के पहले एडमिट कार्ड आता है। 25, 23, 24, 25 को एग्जाम है, उसके 10-15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी तो ये कोई वो नहीं है। फीस तो इस बार तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बढ़ा दी है, 550 प्लस GST, करीबन 650 के आसपास फीस आएगी एग्ज़ाम की, ठीक है। ये पूरा किस तरीके से कौन कौन सा फॉर्म है वो दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सी दिस, ठीक है। और मैंने तो बता दिया है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी, है ना। यस,
इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है कि मैंने कवर करनी चाहिए वो है एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, पहली मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, इवनिंग शिफ्ट रहेगी 2। आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लेके जाना है, इलेक्शन आईडी कार्ड लेके जाना है, बट आधार कार्ड अगर लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क जो है डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन जनरली चेक करने के लिए जो सारे शिफ्ट हुए उसमें अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम आता है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो कभी कहीं पे टफ आता है, कहीं पे इजी आ जाता है। तो अगर कोई शिफ्ट में आप चले गए जिसमें टफ एग्ज़ाम आ गई तो आपके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स करते हैं। ये आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला वार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वो छोड़ दो, ठीक है। यस, ये देखिए बहुत ही सिंपल जो है सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस बड़ा सिंपल है, 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाता है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बड़े 3-4 लाइन में ख़त्म होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। करीबन 10 से 12 से ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। देखो डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस एंड रेसेस, है ना, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये मैंने पढ़ रखी थी बट यहाँ नहीं है, और वो ये है कि यहाँ दिया हुआ है एक जगह पे कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। जब आप रिटन एग्जाम देंगे तो आप AFSSB के लिए जाएंगे, और जब आप AFSSB के लिए जाएंगे तो आपको एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर फिजिकल होता है क्या आपके यहाँ, सर फिजिकल होता है क्या। भैया देखो SSB जो है ये फिजिकल टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। और देखो यहाँ पे भी दिया गया है इसी डॉक्यूमेंट में कि जब SSB बंदा जाता है तो क्या फिजिकल फिटनेस उसका रिक्वायर्ड है, कितना, तो उन्होंने दिया हुआ है कि 1.6 किलोमीटर वो उसको भागते आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको 10 पुशअप्स मारते आना चाहिए और 3 चिनअप्स मारते आना चाहिए। ये बहुत ही मिनिमम से मिनिमम जो है ना